नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं करेले की उन्नत फसल के बारे में और A to Z जानकारी की प्लांटेशन कितने दिनों का होता है, उर्वरक क्या ले, अधिक उत्पादन कैसे ले और इसमें होने वाली बीमारियां, कीट कौन कौन से आते हैं, उपज और उत्पादन, और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो उसकी वैरायटी कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट टाइम क्या होना चाहिए, तापमान क्या होना चाहिए, सारी जानकारी आपको केवल एक वीडियो में मिल जाएगी। तो उपज व उत्पादन बढ़ाने के लिए वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर उन्नत किस्मों के बारे में। जो करेले की वैरायटी होती है वो सीधे से असर डालती है उसके उत्पादन के ऊपर। तो जो सबसे अच्छी उन्नत किस्में हैं कुछ वो है कि राशि की हाइबरनूर, BS एग्रीसीट, अमन श्री और VNR की आकाश। ये जो सारी वैरायटी है बहुत ही अच्छी है और इनका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा आता है और हाइब्रिड वैरायटी ये मानी जाती है। ये तो हो गए हमारे यहाँ पर उन्नत किस्में। अब आगे बढ़ते हैं हम परफेक्ट टाइम के लिए कि कौन सा उचित ऐसा समय रहेगा जिसमें अगर हम करेले की फसल को लगाते हैं तो उससे हमें बहुत उत्पादन मिलेगा और अच्छा फ़ायदा होगा। तो गर्मी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो आप दिसंबर, जनवरी या फरवरी को ले सकते हैं, और बरसात के लिए अगर हम देखें तो जून, जुलाई और अगस्त तक आपको रोपाई कर देना। इन दोनों में हमें उत्पादन बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिले। ये तो हो गया हमारा परफेक्ट समय। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हम तापमान के लिए, क्योंकि तापमान भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है करेले के उत्पादन के लिए। तो तापमान जो न्यूनतम माना गया है वो 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जो हमारा है यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस। और अब तापमान के बाद अगर देखा जाए तो जो हमारी खेत की मिट्टी होती है वो काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये मिट्टी अच्छी मानी गई है करेले की खेती के लिए। और जो इसका pH माना गया है वो 5.5 से 7.5, ये जो pH मान है ये बढ़िया माना जाता है करेले की खेती के लिए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी मौसम के हिसाब से की जाती है। एक तो होगा हमारा यहाँ पर बारिश के लिए और एक गर्मी के लिए। बारिश की अगर हम बात करें तो जो हमारा कल्टीवेटर होता है उससे मीडियम गहराई हमें केवल करवानी है, और तेज़ धूप उसमें ज़रूर लगवाए कुछ दिनों की गैप के लिए, ताकि उसमें जो मोथा घास और ये होती है वो ना मिले हमें देखने के लिए। और गर्मी की अगर हम बात करें तो हमें प्लाऊ से गहराई करवाना है, और उसके बाद गोबर की खाद तो दोनों समय डालना है हमें, बारिश के समय भी और गर्मी के समय भी। और उसके पश्चात जो हमारा रोटावेटर होता है उसकी मदद से हमें यहाँ पर उसे समतल कर देना है। तो ये हो जाएगी हमारे यहाँ पर खेत की तैयारी। चलिए अब आगे बात करते हैं बेड तैयार करना। तो बेड किस तरह तैयार किया जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। यानी कि जो हमारे बेड की दूरी होना चाहिए वो 2.5 से 3.5 फीट तक की ठीक मानी गई है, और चौड़ाई उसकी 3 फीट रहेगी बेड की। और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 फीट ऊंचाई उसके लिए सबसे बेहतर होगा। अब इसमें आती है बात इरिगेशन की, यानी कि पानी उसमें किस के थ्रू हमें पिलाना है। तो वो हमारा होगा यहाँ पर ड्रिप सिस्टम जो होता है सबसे बेस्ट है जो हाइब्रिड खेतियों के लिए। तो 16 mm की जो ड्रिप आती है उसका इस्तेमाल करें। उसके पश्चात उसके ऊपर मल्चिंग ज़रूर करें। 25 माइक्रोन की मल्चिंग उसमें सूटेबल हो जाएगी। उससे क्या होगा कि हमारी जो घास है वो थोड़ी हमें कम देखने को मिलेगी और पानी की भी आवश्यकता कम पड़ेगी। अगर आपकी खेत की मिट्टी भारी है तो आप एक दिन छोड़कर उसमें पानी दे सकते हैं, और अगर हल्की मिट्टी है तो उसमें इरिगेशन का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती है हमारे यहाँ नर्सरी की बारी। तो नर्सरी उन किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है जो किसान भाई घर पर ही नर्सरी बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, तो उसके लिए हमें नारियल की खाद, वर्मी कंपोस्ट और प्लास्टिक की ट्रे लगेगी। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा जो नारियल की खाद हो गई और वर्मी कंपोस्ट हो गया, दोनों को मिला लेना है, और जो प्लास्टिक की ट्रे है उसके अंदर हमें उसे डाल देना है। और एक बात का हमें खास ध्यान रखना है, केवल एक छेद में एक बीज ही हमें यहाँ पर डालना है, ताकि हमें उत्पादन अच्छे से मिल सके। और उसके बाद उसे उन ट्रे को एक के ऊपर एक रखकर हमें उसे पैक कर देना है, और समय समय पर उसे पानी हमें देते रहना है। और 3 से 4 दिन बाद उस कवर को हटा देना है। और उसके बाद उसमें कभी कभार क्या होता है कि नमी की वजह से फंगस भी हो जाता है, कीट भी आ सकते हैं। तो उसके लिए समय समय पर हमें यहाँ पर दवाई का छिड़काव करवाना है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रति एकड़ हमें कितने पौधे की ज़रूरत लगेगी, तो एकड़ के हिसाब से अगर आपको बताएं तो 4000 से
5000 पौधे हमें यहाँ पर प्रति एकड़ पौधे की आवश्यकता यहाँ पर लगने वाली है। तो इसके अनुसार ही आप नर्सरी बनाएं कि हमें 4000 से 5000 पौधे प्रति एकड़ लगने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर खाद की तरफ, क्योंकि खाद भी एक अहम भूमिका निभाता है हमारे यहाँ पर पौधे की ग्रोथ में, फल लगने में, फ्लावरिंग स्टेज में, सभी जगह। तो खाद खेत तैयार करने के बाद हमें जो खाद कौन सा डालना है, तो गोबर की 3 से 4 ट्राली हमें खाद डलवाना है, और DAP 50 किलो और 100 किलो SSP और 35 किलोग्राम MOP हमें प्रति एकड़ के हिसाब से खाद डलवाना है। उसके बाद जो भी आपके पास अगर ह्यूमिक एसिड रखा हुआ है तो उसका भी आप एक बार छिड़काव जरूर करवाएं, उसके बाद ही प्लांटेशन करें। अब प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो जो पौधों की दूरी होगी हमारे यहाँ पर 2-2 फीट की 2-2 फीट की दूरी मान सकते हैं, और एक पौधा ही हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक है। और पौधे की दूरी ज़्यादा नहीं रखना है हमें, और केवल एक छेद में केवल एक पौधा लगाना है, ताकि बाद में जाकर हमें कोई भी दिक्कत ना आए, और हल्के हाथों से ही उसे प्रेस करना है ताकि उसकी जड़ ना टूट जाए, और नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं सिंचाई की तरफ, यानी कि इरिगेशन का एक अपने आप में कुछ अलग ही महत्व है, क्योंकि हल्की ज़मीन और भारी ज़मीन को पहचानना बहुत मुश्किल है, और उसके हिसाब से ही सिंचाई की जाती है। हल्की ज़मीन की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, और भारी ज़मीन जो है उसमें आप एक दिन छोड़कर भी उसमें पानी पिला सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर ड्रिप की मदद से पानी पिलाएंगे, इसलिए हमें कोई समस्या यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसी जगह पर पानी पिलाना जहाँ पर पहले से नमी है, तो वहाँ पर जो हमारे तंबू लगाएंगे, तंबू मतलब कि जो बांस जहाँ पर हम गाड़ेंगे, तो वो जो बांस रहेंगे ना, वो ढीले होने में आते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान देना है कि पहले आप नमी चेक करते रहें, और उसके हिसाब से ही जो हमारे करेले की खेती है उसमें सिंचाई करें। आगे बढ़ते एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ, यानी कि जिसके बिना एक जो हमारी करेले की खेती वो अधूरी मानी जाती है, और अधूरी ही है, यानी कि बांस के मंडप बनाना। और वो बना तो सभी देते हैं, लेकिन बनाने का सही तरीका क्या है, तो महत्वपूर्ण जो हमारी बात है बांस के मंडप बनाने के लिए, वो बारिश में ज़रूरी है, क्योंकि बारिश में हमेशा बांस ढीले होकर गिर जाते हैं, मंडप बिखर जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि लगभग 1 एकड़ की हम बात करें तो 1500 टुकड़े हमें यहाँ पर लगने वाले हैं, और उनकी हाइट 8 फीट ऊंची हमें होनी ही चाहिए, क्योंकि 8 फीट ऊंची वो होगी, 1 फीट वो नीचे हमारे जो बांस है वो नीचे की तरफ गड़ जाएगा, यानी कि 7 फीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करना है, तब ये मंडप के हमें पूरी जो बांस के टुकड़े हैं ये खेत में लगा देना है। उसके बाद 2-2 फीट नीचे बांस से लेकर 3 से 4 लेयर हमें रस्सी बांधनी है। और एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो ऊपर की रस्सी रहेगी वो बहुत ही मजबूत लेना है, ताकि जो ऊपर की जो फल लगेंगे वो पूरा लोड हमारा यहाँ पर ऊपर वाली रस्सी पर होने का है। उसकी वजह से पौधे टूटने में नहीं आएंगे, फ्लावर भी बिल्कुल रहेंगे, और हमारा जो फल है वो भी ऑटोमेटिक कच्ची अवस्था में टूट के नीचे नहीं गिरेगा। उसके बाद ये पूरा मंडप का जब मामला पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इसमें हमें धागे से बुनाई करना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह धागे से बुनाई की गई है इन किसान भाई द्वारा। तो इस तरह धागे से पूरी बुनाई हमें करना है, पूरी तीनों लेयर को साथ में लेते हुए हमें यहाँ पर धागे से बुनाई करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि साफ सफाई जरूर करें, क्योंकि जब करेले की फसल बड़ी हो जाती है तब उसमें घास निकालने का इतनी स्पेस नहीं रह पाती है, क्योंकि वो बिल्कुल बेल की साइड चलती है। इसके कारण क्या होता है कि इतना स्पेस नहीं रहता है। तो जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाए वैसे वैसे घास की सफाई, अंदर जो हमारा बेड बना रखा है उसके नीचे की जो खाली जगह होती है उसमें साफ सफाई जरूर करें, जिससे बीमारियाँ जो रहेगी वो कम होगी। अब ये तो हो गया हमारे यहाँ पर मंडप, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं बीमारी के अनुसार क्या छिड़काव करवाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे कीट होते हैं, अलग अलग कीट होते हैं, सफ़ेद मक्खी हो गई, फल मक्खी हो गई, रस चूसक मक्खी हो गई, और हरी इल्ली हो गई, सुंडी हो गई, और बहुत प्रकार के कीट होते हैं। तो क्या ऐसे हम छिड़काव करवाना है? नॉर्मल हम यहाँ पर बात करते हैं फंगस से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, कि फंगस यानी कि सीधी बात है फंगस होगा मतलब कि हमारे पौधे में कहीं ना कहीं सड़न हमें देखने को
मिलेगी इसे, तो उसका सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला है वो है कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड। 15 लीटर पानी में 10 से 15 दिन तक हमें क्या करवाना है, 10 से 15 दिन में उसका छिड़काव करवाना है। उसके बाद मैंने ये आपके लिए एक लिस्ट बनाई है कि 15 दिन बाद फिर कौन सा छिड़काव करवाए, फिर 15 दिन बाद कौन सा, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अनुसार ही आपको छिड़काव करवाना है। ये 10 पूरी तरीके बता दी हैं कि इन दवाइयों का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंदर आपको करवाना है, जिससे ना फंगस होगी और कुछ भी कीट होंगे। ये पूरा एक कंप्लीट टॉनिक बता दिया है मैंने कि कीट हुए, फंगस हुई या और कुछ भी हुआ, उसमें ये आपको बराबर सहायता प्रदान करेगी और आपके पौधे को इन सबसे बचाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर खाद के इस्तेमाल की तरफ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपने करेले के उत्पादन के लिए। क्योंकि इसमें 3 स्टेप होती है। एक तो होती है हमारी शुरुआती, दूसरी हो गई फ्लावरिंग और तीसरी हो गई हमारा फल के समय। तो क्या क्या कब कब हमें इस्तेमाल करना है। तो खाद का अगर हम बात करें शुरुआती दौर पर, तो NPK 19-19, NPK 17-4400, NPK 12-61-0, ये 2 से 3 किलो हमें प्रति एकड़ के अनुसार खेत में डलवाना है। और अगर शुरुआती का हो गया, उसके बाद फ्लावरिंग की तरफ बढ़े तो 0-52-34 हो गया, 12-61-0, 17-44-0, इसका उपयोग हमें फ्लावरिंग के समय करवाना है। और फल टाइम जब आता है, फल का जब समय आता है, तब हमें NPK 13-0-50, 13-40-13 और NPK 0-50 का उपयोग हमें 3 से 4 दिन के अंतराल में हमें फल के समय इसका उपयोग करना है, ताकि हमारे जो पैदावार है करेले की वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिल सके। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हमारे पास ह्यूमिक एसिड हो गया या बोरोन हो गया या जिंक हो गया, अनुसार आवश्यकता के अनुसार उत्पादन के लिए इनका भी उपयोग हमें साथ में करते जाना है, ताकि हमारे करेले का उत्पादन अच्छे से हो सके और उनका ध्यान भी हम अच्छे से रख सकें। और उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं, हम लाइफ साइकिल इसकी जो होती है 120 से 125 दिनों तक की इसकी लाइफ साइकिल होती है यहाँ पर। और अब लागत वाले भाई भी जो हमारे हैं किसान भाई, उनको मैं बता देता हूँ कि जो लागत होगी हमारी यहाँ पर एक से मतलब लागत पूर्ण खर्चा वगैरह सब निकाल कर 1 लाख से 1,20,000 रुपये तक आप इससे कमा सकते हैं। उसके बाद लागत में एक खर्चा ज़्यादा उन इस किसान भाइयों के लिए जिन्होंने शुरुआती तौर पर ही मतलब अभी नए नए करेले लगाए हैं, तो उनको बांस का और ड्रिप का बस ये खर्चा थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो ये हो गई हमारी लाइफ साइकिल लागत। अब बात है कि उत्पादन कितना होता है। बहुतों को पूछना रहता है कि उत्पादन कितना होता है, तो वो डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। अगर हाइब्रिड वैरायटी है तो 10 से 12 टन प्रति एकड़ करेला आराम से निकल जाता है। और अगर कुछ ऐसी वैरायटी हुई है, फिर ज़मीन का कुछ डिस्टर्ब हुआ तो भी 7 से 8 टन करेला बिल्कुल आसानी से इस वैज्ञानिक खेती की मदद से आप निकाल सकते हैं। और मुनाफा तो अगर सब खर्च वगैरह काट दे तो उसके बाद 1.5 लाख रुपए आराम से आपके पास बच सकते हैं। और वो केवल उन किसान भाइयों के लिए जो पहले से ये खेती कर रहे हैं, उनको थोड़ा और ज़्यादा मुनाफा इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास बांस भी होंगे और ड्रिप भी उनके पास पहले से होगी। तो ये हो गया हमारा पूरा मुनाफा भी हो गया, लाइफ साइकिल भी हो गया। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताता हूँ कि अगर आपको फंगस के लिए ज़्यादा परेशान है, आपके खेत में फंगस ज़्यादा आता है, तो उसके लिए बोर्डेक्स मिक्सचर आता है, वो स्पेशल फंगस के लिए ही आता है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो, हमारे पौधे ना सड़े, हमारी जो फसल है वो अच्छी रहे, उत्पादन अच्छा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमें यहाँ पर मुनाफा हो। तो ये तो हो गया हमारी पूरी करेले की A to Z खेती। अगर आपको इसमें और कुछ जानना है और किसी के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और बस आज की वीडियो में किसान भाइयों इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।